स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर शाओ को देखते हैं, जिसे लूजाओ ने चाकू मार मार के जख्मी कर दिया था। और वो हमारी फीमेल लीड किंगजी से कहता है, मिस्टर शाओ ने तुम्हारे डैड को मारा है, इसने सब प्लानिंग की थी, तो तुम्हें लुओ फैमिली का बदला लेना ही होगा। मिस्टर शाओ से बता रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे विश्वास मत करो। पर किंगजी कहती है, तुम बहुत बुरे हो, मेरे साथ जानबूझ के प्यार का नाटक किया, शादी करके मेरे साथ बच्चा पैदा किया और उसको हर्ट करने लगी थी। मिस्टर शाओ कहता है, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहता था। वो कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मिस्टर शाओ कहता है, अगर तुम्हें मुझे हर्ट करके अच्छा फील होता है तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। और उसकी आइस बंद हो जाती है। पर तभी लूजाओ गिरगिट की तरह रंगे बदल लेता और कहता है, किंगजी तुमने बहुत बढ़िया किया, अब मिस्टर शाओ की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। और कॉल कर कहता है, किंगजी की लुओ फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। किंगजी कहता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। तो कहता है, वो बुढ़ा मर गया है, अब मैं लुओ फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ। और जो मिस्टर शाओ तुम्हें इतना प्यार करता है, तुमने खुद ही उसकी बात नहीं मानी। किंगजी उसका गला पकड़ने लग जाती, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को टपकाया है, अब तुम्हें भी टपका दूंगा। और उसको चाकू मार देता है। किंगजी कहते, अगर मैं नहीं बचूंगी तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तभी सीन एकदम से चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शाओ जैसे गेट खोलता है, किंगजी खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मिस्टर शाओ भागता हुआ उसे पेट पे से पकड़ के एकदम से बेड पे गिरा लेता है। किंगजी तो उसे देख के एकदम हैरान थी, मिस्टर शाओ तुम अभी तक जिंदा हो, क्या तुम भी मेरी तरह रिबॉर्न हुए हो। इनफैक्ट किंगजी पास्ट में रिबॉर्न हुई होती है। बट मिस्टर शाओ कहता है, मैंने डाइवोर्स पेपर ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, तो तुम्हें आपसे खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। किंगजी एकदम हैरान, डाइवोर्स यानी मैं 1 साल पहले पहुंच गई, मैं रिबॉर्न हुई हूँ। और खुद के थपड़े मार के चेक करती है कि उसे तो सच में दर्द हो रहा था। इतने में घर की मेड्स और बटलर गेट पे खड़ी हो जाते हैं भीड़ लगा के, कि लगता है यंग लेडी पे आत्मा का साया आ गया कि खुद को ही मार रही है। किंगजी जल्दी से डाइवोर्स पेपर उठा के फाड़ देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और सोचती है, पास्ट लाइफ में मैं कितनी स्टूपिड थी, लूजाओ ने मेरा यूज किया, जिसकी वजह से मैंने कभी मिस्टर शाओ पे भरोसा नहीं किया। खुद को हर्ट करने की धमकी देकर उसे डाइवोर्स कर लिया ताकि उसका पूरे शहर में मजाक बन जाए। पर ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली। और कहती है, मुझे डाइवोर्स नहीं करना। बट मिस्टर शाओ हाथ छुड़ा लेता है कि अब क्या तुम प्रॉपर्टी के लिए सब कर रही हो, तो मैं तुम्हें 70% प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, क्या इतना भी काफी नहीं है। बटलर कहती है, लगता है इसको 70% प्रॉपर्टी नहीं, पूरी शाओ फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। बट मिस्टर शाओ उसका मुंह बंद करा देता है। तो किंगजी कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना ही डाइवोर्स करना है, अब से तुम, मैं और हमारी बेटी, हम तीनों फैमिली साथ में खुश रहेंगे। और अपनी बेटी न्यानन को कहती है, जल्दी आके मम्मी को हक करो। पर न्यानन उसके पास जाने के बजाय मिस्टर शाओ के पास आती है, डैडी क्या सच में अब मम्मी हमारे साथ रहेगी। मिस्टर शाओ कहता, प्लीज हमारी बेटी से झूठ बोलना बंद करो, आखिर वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। किंगजी कहती है, मैंने सच में अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मेड्स कहती है, पिछली बार आपने झूठ बोल के अपने अडॉप्टर ब्रदर के बेटे को बोन मैरो डोनेट करवाया था। वो कहती है, मैं ऐसा फिर से न्यानन के साथ नहीं होने दूंगी। बट मिस्टर शाओ न्यानन को गोद में उठा लेता है, मैं दोबारा डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लूंगा, तुम साइन कर देना। उसको लेके चलने लगा था तो कहती है, हस्बैंड जाने से पहले क्या तुम मेरी बात मानोगे। वो कहता है, क्या कहा। तो सोचती है, पास्ट लाइफ में मैंने बिल्कुल भी इसको हस्बैंड नहीं बोला था। और कहती है, मिस्टर शाओ मेरी बात पे विश्वास करो, मुझे चांस दे दो प्लीज, मैं तुम्हें और हमारी बेटी न्यानन को खुश रखूंगी। न्यानन पूछती, डैडी क्या मम्मी सच बोल रही हैं। वो कहती, हाँ मम्मी अब से झूठ नहीं बोलेगी बिल्कुल भी। मिस्टर शाओ कहता, जरूरत नहीं, डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देना, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे दूंगा। तो कहते, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। न्यानन कहती, डैडी मेरा सिर चकरा रहा है। वो पूछता है, क्या हुआ बेबी। तभी किंगजी एकदम से गोद में उठा लेती है, हमें जल्दी से न्यानन को हॉस्पिटल लेके चलना होगा, उसके बाद डाइवोर्स की बात करना। और न्यानन को गोद में उठा के भागती है। मिस्टर शाओ हैरान था, ये अचानक से इतनी बदली बदली क्यों लग रही है। और फिर उसका सैंडल उठा के लेके जाने लगता है, क्योंकि किंगजी नंगे पैरी न्यानन को हॉस्पिटल ले आई थी। और कहती है, न्यानन थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, सॉरी मम्मी ने तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा किया था, पर अब मम्मी बदल गई है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। वो टच करने लगी थी बट न्यानन पीछे हो जाती है। इतने वहां पर लूजा हुआ चाहता है, किंगजी मुझे पता था तुम न्यानन को मेरे बेटे को बोन मैरो डोनेट करने के लिए ले आओगी। न्यानन सोचती है, ये तो वही बुरे अंकल हैं, इसका मतलब मम्मी मुझसे अब भी झूठ बोल रही हैं। उसे देख के किंगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ का हिसाब किताब जो करना है। जैसे उसको टच करने लगा था तो कहती है, मेरी बेटी को हाथ में मत लगा देना। न्यानन सोचती है, मम्मी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। लूजा कहता है कि मिस्टर शाओ फिर से तुम्हें फोर्स कर रहा है, या फिर मेरी किसी बात पे गुस्सा हो। वो कहती, फुट लो यहाँ से। तो कहता, तुम्हें पता है मेरे बेटे बीमार है और तुम उसकी आंटी हो, तो उसका बोन मैरो दिला दो ना। वो कहती, तुम कितने गिरे हुए हो, तुम्हें पता भी है मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है, मैं अब से तुम्हें अपनी बेटी को हर्ट नहीं करने दूंगी, और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का जितना ब्लड लिया वो वापस करे। तो उसे रोक के कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, एक बार मेरा बेटा त्यान ठीक हो जाए और तुम मिस्टर शाओ को डाइवोर्स दे देना, फिर मैं तुमसे एकदम शादी कर लूंगा। बट वो उसको थपड़ा मार देती है, तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। पर तभी वहाँ पर लूजाओ की गर्लफ्रेंड लेना चाहती है। तो किंगजी कहती है, तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो गया है,
फिर भी मिस्टर लूसाओ ने तुमसे अभी तक शादी क्यों नहीं की? लिन कहते तुम मुझे बोल रही हो? मैंने सुना है मिस्टर झाओ ने तुम्हारे डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब तुम मिसेस झाओ नहीं रही और ऊपर से नंगा पैर भी आई हो। पक्का उसने तुम्हें बाहर फेंक दिया होगा। तभी मिस्टर झाओ आकर कहता है किसने गाय से बाहर निकाला है? ये अब भी मेरी वाइफ मिसेस झाओ है। और सैंडल लाकर किंगसी को खुद नीचे बैठ के पहना देता है। न्यानन कहती है डैडी ये बुरी आंटी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही थी तो मम्मी की हेल्प करो। मिस्टर झाओ कहता है तुम्हें की एक बात क्लियर समझ नहीं आती? किंगसी अब भी मेरी वाइफ है तो अभी के अभी उससे माफी मांगो। पर लिन के माफी मांगने से पहले लूसाओ कहता है कि तुम तो हमारी लुओ फैमिली से हो, इसका साथ कैसे दे सकती हो? तो किंगसी कहती है मैं और मेरा हस्बैंड तुम लोगों को सीरियस नहीं लेते, आगे से नमूनो हमें परेशान मत करना। फिर मिस्टर झाओ और न्यानन के साथ जाने लगी थी तो लूसाओ कहता है अगर तुम अभी गई तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगा। तभी उसके पास आती है तो सोचता है मुझे पता था तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। मिस्टर झाओ सैड होके चलने लगा था पर किंगसी तो लूसाओ के थपड़ा मार देती है और कहती है अरे सॉरी, तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था। और लिन मेरे हस्बैंड ने तुम्हें माफी मांगने को बोला ना तो जल्दी मांगो। हस्बैंड देखो ये नमूने माफी नहीं मांग रही। लिन कहती है सॉरी। तो वो मिस्टर झाओ और न्यानन के साथ चली जाती है। लूसाओ कहता है ये इतनी बदली बदली से कैसे लग रही है? उन सबको साथ में आते देख बटलर हैरान थी, आज तो हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के आ रहे हैं। किंगसी पूछती आंटी के खाना बन गया? मुझे और न्यानन को बहुत भूख लगी है। मिस्टर झाओ कहते तुम लोग खाना खाओ, मैं फोन कॉल उठा कर आता हूँ। तो सोचती है इसने डाइवोर्स का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब अभी मेरे पास चांस है। और वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। देन खुद अपने हाथों से न्यानन को खिलाने लगी थी। न्यानन को याद आता है पहले किंगसी उसे बहुत गुस्से से ठूसा करती थी कि तुम बड़े नखरे दिखाती है, चुपचाप खा लो। जबकि न्यानन को एक्स एलर्जी थी तो वो सोचती है अगर मैंने मना किया मॉम गुस्सा हो जाएंगी। इससे पहले वो उसको खिलाती मिस्टर झाओ भाग कर आकर चॉपस्टिक गिरा देता है कि ये तुम क्या कर रही थी? फिर से न्यानन को हर्ट करने वाली थी। वो कहती नहीं तो मैं तो बस उसको खाना खिला रही थी। वो कहता है न्यानन को एक्स एलर्जी है और तुम उसको वही खिला रही थी? तो कहती है अरे नहीं ये मैं कैसे भूल गई। और कहती है सॉरी न्यानन, ये मम्मी की लापरवाही की वजह से हुआ है, आगे से मैं पक्का याद रखूंगी। बट मिस्टर झाओ से धक्का मार देता है न्यानन से दूर रहो और न्यानन को गोद में उठाकर ले आता है। जबकि किंगसी खुद की टकली पे मार रही थी मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। बटलर आकर कहती है यंग लेडी आपको तो चोट लगी है, इस पे मेडिसिन लगा दूं? वो कहती कोई बात नहीं और सोचती मैंने सब गड़बड़ कर दी। देन फिर उसने बटलर से सब कुछ पूछ लिया था न्यानन के बारे में कि उसको किस किस चीज से एलर्जी है, लाइक जैसे एग से और मैंगो से। तभी मिस्टर झाओ गेट खोलता है। इनफैक्ट न्यानन ने उसको बताया था कि डैडी मुझे नहीं लगता मम्मी ने जानबूझ के किया है, मम्मी ने तो आज मुझे हॉस्पिटल में बचाया भी था। मिस्टर झाओ कहता है न्यानन तुम्हें भी लगता है तुम्हारी मम्मी काफी बदल गई है? तो न्यानन हाँ में मुंडी लाती है डैडी हमें मम्मी को एक चांस देना चाहिए, तो आप भी उनको एक चांस दे दो ना, उनको डाइवोर्स मत दो, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो मिस्टर झाओ यही सोच रहा था क्या सच में मुझसे प्यार करती है? ये तो मुझसे पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा नफरत करती थी। और फिर यहाँ पता चलता है कि इनफैक्ट सिर्फ किंगसी रिबॉर्न नहीं हुई है बल्कि मिस्टर झाओ भी रिबॉर्न हुआ है। किंगसी बाहर देखने वाली होती है तभी उसे कॉल आ जाता है। मिस्टर झाओ बाहर से खड़ा हो सुन रहा था। कॉल के दूसरी तरफ से आदमी बताता है कि लूजा होटल में है, क्या तुम वहाँ पे आओगी और मैं तुम दोनों की फोटोज खींचूं? वो सोचती है पास्ट लाइफ में मिस्टर झाओ से डाइवोर्स करने के लिए मैंने जानबूझ के अपनी और लूजाओ की होटल में चेकिंग करते हुए की फोटो खिंचवाई थी, जिसकी वजह से झाओ फैमिली के स्टॉक प्राइस कम हो गए थे। और ये सब आइडिया मुझे उस नमूने लूजाओ ने दिया था ताकि मिस्टर झाओ का मजाक बन जाए, पर इस लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और कहती है कोई जरूरत नहीं है। पर फिर उसको आइडिया आता और सोचती है अगर झाओ फैमिली के शेयर प्राइस कम होंगे साथ में लुओ फैमिली के भी होंगे और मैं फिर लुओ फैमिली के बहुत सारे शेयर्स खरीद लूंगी और तभी उस नमूने से लुओ कंपनी को बचा सकती हूँ। तो रिपोर्टर से कहती है हाँ ठीक है पक्का तुम फोटोज खींच लेना। मिस्टर झाओ जो कि उसको मेडिसिन देने आया था उसकी चोट पे लगाने के लिए, ये सब सुनने के बाद गुस्से से वो डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। पर किंगसी कहती है अब देखना मैं क्या करूंगी लूसाओ, तुम उस रात को भूल ही नहीं पाओगे। फिर रात में किंगसी कार में बैठ के जा रही थी और ऊपर से मिस्टर झाओ ड्रिंक पीता हुआ उसको देख रहा था। उसकी मैनेजर आकर कहती है बॉस क्या मैं किसी को उसका पीछा करने भेजूं? बट वो मना कर देता है। पर साथ में मिस्टर झाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लूजा फोन पे कह रहा था किंगसी मुझे पता है तुम मिस्टर झाओ के सामने नाटक कर रही थी तभी तुम मुझसे मिलने आने वाली हो। पर किंगसी उस रूम की पावर कट कर देती है जिससे वहाँ पे अंधेरा हो गया था। तभी लूजाओ के पीछे से कोई आकर उसके हक करता है। उसे लगता है किंगसी होगी, वो उसे गोद में करा देता है बट वो तो एक आंटी निकलती है। वो चिल्लाने लगा था तुम कौन हो? पर तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे थे कि लूजाओ को तो आंटीज पसंद है, जबकि वो चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ वो मिस्टर झाओ को देखते हैं अपनी कार में बैठा हुआ किसी का वेट कर रहा था। तो उसकी मैनेजर सोचती है बॉस पहले मना कर रहे थे बट फिर भी आ ही गए। तभी वो देखते हैं रिपोर्टर्स बातें करते हुए जा रहे हैं तो वो जल्दी से दोनों बाहर भाग के आते हैं।
एलिवेटर चल नहीं रहा था तो मिस्टर शाओ स्टेयर से जाने लगता है, जबकि किंगसी तो स्माइल करती हुई लूजाओ की वीडियो देख रही थी। आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। अभी तो शुरुआत है, आगे के देखो होता है क्या। मिस्टर शाओ भागता हुआ आ रहा था और तभी वो भागता उसे टकरा आता है। वो गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है, तो वो उसे देख के एकदम हैरान, हस्बैंड तुम? मिस्टर शाओ कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूछती है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कार में बैठी उसे पूछती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? तुमने तो बोला था तुम्हें मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मेरे पीछे करते करते यहाँ पे आ गए। तभी मिस्टर शाओ एकदम से उसके क्लोज होता है और कहता है अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारी शाओ फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। वो कहती है मिस्टर शाओ तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो उस नमूने लूजाओ को सबक सिखाने के लिए आई थी। मिस्टर शाओ कहता है क्या तुम सच में उसे सबक सिखाने आई थी? मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या गेम खेल रही हो, पर जब तक तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देती हो तुम तब तक मेरी वाइफ हो। आई बात समझ में? तो सोचती है कहीं ये टल्ली होके तो नहीं आया है, और फिर सुनती उसके क्लोज आने लगती है तो सोचती है ये बार बार ऐसे क्यों बोले जा रहा है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, जेलसी के मारे इसकी फट रही है, पर कितना ज्यादा जिद्दी है, कभी मानेगा नहीं। और उसके गले में अपनी बाहें डाल लेती है। मिस्टर शाओ मैं तुम्हें दोबारा बोल रही हूँ कि मुझे वो लूजाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। वो क्या तुम्हें पता भी है तुम ये क्या सब झूठ बोल रही हो? तुम्हें लगता है कोई विश्वास करेगा? तो कहती है मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए बहुत सारे कारनामे किए हैं, तुम मुझे ब्लेम भी कर सकते हो, डांट भी सकते हो, पर अब से मेरा दिल बोलता है कि मैं तुमसे लव करती हूँ। और उसके लिप्स को टच करने लगी थी, इसलिए प्लीज मुझे चांस दे दो ना। वो सोचता है ये तो बोल रही है कि ये मुझसे प्यार करती है। वो कहती है मिस्टर शाओ आई लव यू, और फिर उसे क्लोज होकर किस करने वाली थी, पर अचानक से लिप्स के बहुत ज्यादा क्लोज आके उसे हक कर लेती है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो? मिस्टर शाओ कहता है तुम आखिर चाहती क्या हो? तो कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम मुझ पे ध्यान नहीं दिखा रहे तो कम से कम नियानन के बारे में तो सोचो ना। मिस्टर शाओ कहता अगर तुम ऐसे ही बोल रही हो तो फिर, और उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, अपनी गोद में बैठा ली था। ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ। डैन उसे किस करने लगा था बट तभी उसे रोक देती है, नहीं नहीं मुझे अभी जाना होगा, और वहां से भाग जाती है। मिस्टर शाओ कहता आखिर ये कर क्या रही है? फिर वो घर पे आता हुआ ये सब सोच रहा था कि किंगसी ने उसे किस करने की कोशिश की, और जैसे ही बेड पे से कपड़ा हटाता है वो सो रही थी, तो उसे देख के डर से आता है कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? किंगसी कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ही सोऊंगी ना। वो हैरान था पर वो उसे खींच के अपने क्लोज कर लेती है। हस्बैंड क्या हुआ, तुम डर गए हो क्या कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारी मेरे साथ सेम बेड पर सोने की हिम्मत नहीं हो रही है? मिस्टर शाह गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ के कहता है तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, पर वो तो उसकी गर्दन पे किस कर लेती है। अच्छा और कितना आगे? मिस्टर शाह कहते तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम फायर के साथ खेल रही हो। तो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट 120 से भी ऊपर हो गई है। उसके चेस्ट को टच करने लगी थी तो वो अपने कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ खींच लेता है, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज करने लग जाती है ताकि किस कर सके। आइस तक बंद कर लेती है बट फोन आने लगा था तो फोन को बंद कर देती है। हस्बैंड दोबारा से कंटिन्यू करें, उसे फिर से पकड़ के किस करने वाली थी पर दोबारा से फोन बजता है तो चिल्ला के पड़ती है कौन नमूना परेशान कर रहा है। तो मिस्टर शाह फोन उठाकर लाउड स्पीकर पे कर देता है। लूजा बोल रहा था कि किंगसी तुमने मेरे साथ गेम खेला, तुमने ऐसा क्यों किया? पता है पूरे लुओ फैमिली की इज्जत पे इफेक्ट पड़ा है। मिस्टर शाह कहता है तुम्हें किंगसी को कॉल करने का टाइम है, मुझे लगता है तुम्हें अपने शेयर प्राइस को नीचे गिरने से बचाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। लूजा हैरान था तुम्हारे पास किंगसी का फोन, बट वो फोन काट के फेंक देता है। किंगसी उसे पकड़ के आती है, हस्बैंड दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। उसे किस करने लगी थी बट वो उसके माथे पे फिंगर करके उसे दूर कर देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे सोना है तो अच्छा होगा खुद पे कंट्रोल रखो। तो किंगसी को उस नमूने लूजाओ पे गुस्सा आ रहा था, वो जल्दी से पलटी मार के बेड पे लेट जाती है। तो मिस्टर शाह भी अपने कपड़े निकाल के बेड पे लेटने लगा था और सोच रहा होता है कि ये एक्टिंग कर रही है या फिर ये सच में बदल गई, और सोने लग जाता है। फिर किंगसी को बुरे सपने आ रहे थे कि मिस्टर शाह से बोल रहा होगा कि बताओ तुमने मुझे हर्ट क्यों किया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बट वो माफी मांग रही होती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था। बट मिस्टर शाह कहता है मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में कभी प्यार नहीं करूंगा, और बेड पे पटक देता है। तो कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इस वजह से वो नींद में बर्बादी होती है। मिस्टर शाह कहता है मैं यहीं पर हूँ, और उसे अच्छे से कवर कर देता है, पर देखता है उसे लूजा का फोन आ रहा है तो वो सो नहीं पाता और बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसने लूजाओ का मैसेज देख लिया था। और कहता है एक तरफ वो लूजाओ के साथ ऐसा कर रही है, दूसरी तरफ उसने लूजाओ के शेयर्स भी खरीद लिए ताकि सीक्रेटली उसकी हेल्प कर सके। आखिर वो मुझे समझती क्या है। गुस्से से ड्रिंक करता है, मैं ऑलमोस्ट उसकी बातों में आकर फिर से बेवकूफ बनने वाला था, और गुस्से से ग्लास फेंक के तोड़ देता है। मॉर्निंग में बटलर पर्दे खोल रही थी तो रोशनी से किंगसी की भी आईज खुल गई थी। तो उठ के देखते वो उसके साथ नहीं है तो कहती है
झूठा कहेगा, मुझे बोला था मेरे साथ सोएगा, पर उठने पे मेरे साथ ही नहीं है। और फिर नैनन को वहाँ बैठे देख के खुश होती है, बेबी तुम उठ गई। नैनन पूछती है, मम्मी बड़े लोग इतनी देर तक क्यों सोते हैं? वो पूछती है, और कौन? तो बटलर बताती है कि आपके हस्बैंड कल रात ड्रिंक करके स्टडी रूम में सो गए थे। वो सोचती है, मैंने क्या उसे फिर से गुस्सा दिलाया? और तभी लूजाओ का मैसेज देख लेती है। अरे नहीं, उसने मुझे फिर से गलत समझ लिया, तो जल्दी से उठ के भागती है। पर तभी उसे उसकी मॉम कॉल आ जाता है। मिस्टर शाओ गेट खोलने वाला था, पर उसे फोन पे बात करता सुन लेता है। किंगसी की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे और नैनन के बारे में सोच रही थी, आज तुम दोनों डिनर करने आ जाना। मिस्टर शाओ सोचता है, ये फिर से लूजाओ के साथ अकेले घर पे होना चाहती है। जब तक ये मुझे डिवोर्स नहीं देगी, मैं इसको ये चांस लेने नहीं दूंगा। मॉम कहती है, अगर मिस्टर शाओ को आना होगा तो तुम उसको भी ले आना। वो कहती है, मैं उससे बाद में पूछ लूंगी, वो अभी अवेलेबल नहीं है। पर तभी एकदम से मिस्टर शाओ गेट खोल देता है, मैं अवेलेबल हूँ। फिर वो उसके साथ कार में आती है तो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इनफैक्ट मैंने शेयर्स इसलिए खरीदे थे। पर तभी बीच में लूसा और उसका बेटा त्याना चाहते हैं और उसका हाथ पकड़ के वो कहता है, क्या मिस्टर शाओ तुम्हें फिर से फोर्स कर रहा है? पर वो हंसुड़ा लेती है, क्या बकवास कर रहे हो? तो कहता है, इससे डरो मत, मैं मॉम को इस बारे में बता दूंगा और तुम इसको डाइवोर्स दे देना। तो कहती है, शट अप, मैं मिस्टर शाओ को बिल्कुल डाइवोर्स नहीं देने वाली। तुम जरा अपना सोचो, जब लिन को पता चलेगा तुम आंटियों में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा क्या होगा? तो कहती है, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता वो बुढ़िया मेरे रूम में कैसे आ गई थी, बट वो हंसने लगती है, मुझे नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। तभी मिस्टर शाह उसको धक्का मार देता है। बहरा है क्या? सुना नहीं उसने बोला छोड़ो। त्यान उसके मारने लग जाता है, तुम विलन हो। तो किंग्सी उसकी मुंडी पकड़ लेती है, खबरदार अगर अपने अंकल के साथ दोबारा मिसबिहेव किया तो मैं थप्पड़ों से मुंह लाल कर दूंगी, और उसे गिरा देती है। त्यान फैलने लगा था तो लूजा उसे उठाता और कहता है, हम सब फैमिली हैं और तुम एक आउटसाइडर का साथ क्यों दे रही हो? वो कहती है, क्योंकि अब मेरी मिस्टर शाह से शादी हो गई है, तो मैं और मेरा हस्बैंड फैमिली हैं और तुम इसके लायक नहीं हो। हस्बैंड चलो घर चलते हैं। तो वो दोनों न्यानन को लेके चलने लगे थे। त्यान कहता है, डैड क्या आंटी अब मुझे और लव नहीं करती? वो तो उन लोगों से बहुत नफरत करती थी। त्यान गुस्से में था, क्या वो सच में मिस्टर शाह से प्यार करने लग गई? मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है, अब मैं तसल्ली से ऊपर जा सकती हूँ। वो कहती है, मॉम आप कैसी बातें कर रही हो, आपको डैड को कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अभी तो मुझे न्यानन को लिटिल ब्रदर भी देना है, तो मुझे मिस्टर शाह के साथ दोबारा प्रेग्नेंट होना पड़ेगा ना, तो आपको हमारे बेबी का ध्यान रखना होगा। मॉम डैड खुश होते हैं। वो कहती है ना हस्बैंड, तो मुझे प्रेग्नेंट करोगे ना? तो उसको तो फंदे लग जाता है। मॉम पूछती है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? वो कहती है, मॉम अभी नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना, अभी तो मिस्टर शाह को थोड़ा टाइम लगेगा। हस्बैंड फ्यूचर में बहुत अच्छे से मेहनत करना। इतने में त्याना कर कहता है, इस न्यानन ने मेरे खिलौने ले लिए, इसको सबक सिखाओ। न्यानन कहती है, ये मेरा टॉय है, और सोचती हूँ मम्मी कुछ बोल नहीं रही, लगता है वो पक्का मुझ पे गुस्सा करेंगी। क्या फिर मम्मी मुझे नफरत करेंगी? मैं नहीं चाहती मम्मी मुझे नफरत करे। और बेचारे खुद ही अपना खिलौना त्यान को देने लगी थी। मिस्टर शाह उसे रोकने वाला होता है, पर किंग्सी उसे रोक देती है और खुद जाकर वो टॉय वापस न्यानन को दे देती है। ये तुम्हारा टॉय है, तुम किसी और को क्यों दे रही हो? आगे से फ्यूचर में कभी अपने साथ गलत नहीं होने देना, तुम मेरी बेटी हो, किसी से बुली नहीं हो सकती। त्यान कहता, आंटी अब क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तुमने तो कहा था मैं बीमार हूँ तो सारे गिफ्ट मुझे मिलने चाहिए, तो मुझे अभी ये टॉय चाहिए। तभी लूजा होकर कहता है, एक खिलौने की तो बात है, तुम्हें पता त्यान बीमार है तो उसे क्यों नहीं दे देती? वो कहती है, इसकी तो आदत ही है मेरी बेटी का खिलौना छीनने की, अगर तुम्हारे बेटे को खिलौने चाहिए तो खुद उसके लिए क्यों नहीं लाते? तभी मॉम आकर कहती, लड़ाई मत करो, और किंग्सी को सूप लेने के लिए भेज देती किचन में। वो सोचती है, इन लोगों की हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की, अब इनको सबक सिखाती हूँ। और उनके सूप में कुछ मिला लाती है। सब लोग खाना खा रहे थे तो लूजाओ को लाके देती है। वो कहता है, तुम्हें मेरी अब भी फिक्र है ना? जैसे सूप खाता है, कुल्ली करने वाला था, तो कहती, क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी मॉम टेस्टी खाना नहीं बनाती? वो कहता, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, और उसे मजबूरी में पीना पड़ रहा था, पर जल्दी से पी के भागता है। मॉम पूछती, इससे क्या हो गया? किंग्सी मिस्टर शाह से कहती है, मैंने न्यानन का बदला ले लिया। तो वो स्माइल करता है। फिर वो कहती है, डैड मैंने मॉर्निंग न्यूज में देखा था लो ग्रुप के स्टॉक प्राइस नीचे गिर गए हैं। तभी लूजा भागकर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है, 1 महीने में तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, पैसे पेड़ पे से नहीं चढ़ रहे हैं। अगर लूजा तुमसे अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो तुम्हें लो ग्रुप से रिजाइन कर देना चाहिए। वो कहता है, डैड मैं जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, और जिसने मुझे फंसाया उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी करूंगा। मिस्टर शाह की तरफ देख रहा था तो किंग्सी कहती है, दूसरों को घूरना बंद करो, पहले अपने कारनामे देखो। मॉम कहती, किंग्सी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे पकड़ के अंदर रूम में ले आती है। तो पूछती है, तुम्हें आज हो क्या गया है? आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, जैसे बारूद भर के लेके आई हो। पहले तुम्हें लूजाओ की बहुत ज्यादा फिक्र थी। वो कहती है, मॉम मैं बस सच बोल रही हूँ, वो धीरे धीरे करके हमारी लुओ कंपनी को बेकार कर रहा है। तभी डैडा चाहते हैं, मैं तो खुद सोच रहा था कि मैं लुओ ग्रुप को तुम्हें दे दूं, पर तुमने पहले लेने से मना कर दिया था, क्योंकि तुम चाहती थी कि लूजाओ इसको संभाले।
अब तुम्हें जाकर उसके बारे में पता चला है। वो कहती डैड आपको पहले से पता था। डैड कहते हैं तुम अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करो। मैंने पहले सोच रखा था कि जब तुम थोड़ी मैच्योर हो जाओगी बिजनेस संभालने के लिए तब मैं तुम्हें लो ग्रुप दे दूंगा। वो कहते डैड आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। डैड कहते हैं मेरी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी तुम्हें सब कुछ संभालना होगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो कहती है डैड थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। तो डैड उसकी तकलीफ मारते हैं तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। मॉम कहती है मैं भी चाहती हूँ तुम केयर फ्री लाइफ जियो। किंग्स सोचती है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए पास्ट लाइफ से इतना कुछ प्लान कर रखा है, तभी तो लूसा ने मेरे पेरेंट्स को हर्ट किया था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम डैड कहते हैं मिस्टर झाओ काफी अच्छा इंसान है, वो फ्यूचर में तुम्हारा अच्छा ध्यान रखेगा। वो कहते हैं डैड चिंता मत करिए, मिस्टर झाओ के साथ मेरी खूब बन रही है। तभी अचानक से उसके डैड खांसने लग जाते हैं। तो पूछती है आपको क्या हो गया। डैड कहता है कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर लूसा ने ऑलरेडी डॉक्टर को बुलाया था तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सोचती है पास्ट लाइफ में लूसा ने डैड का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर को हायर किया था और तभी से मेरे डैड की तबीयत खराब होने लग गई थी, तो इसका मतलब जरूर उसका ही हाथ होगा। और कहते डैड मैं आपको चेकअप के लिए किसी और हॉस्पिटल में लेके चलूंगी। तो मॉम डैड ओके बोल देते हैं। वो कहते ठीक है मंडे को आपको पिकअप करने आऊंगी। और फिर मिस्टर झाओ और नियानन के साथ जाने लगी थी। तभी लूजा उसके पीछे भागकर आता है और बताता है कि मिस्टर झाओ स्टॉक्स खरीद रहा है, वो जरूर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रॉकशेल कंपनी के शेयर्स खरीद के तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, वैसे इसने अब लो ग्रुप के शेयर्स खरीद ले हैं। इसका मतलब धीरे धीरे ये लो ग्रुप पे कब्जा करना चाहता है। वो पूछते मिस्टर झाओ क्या ये सच है। वो कुछ बोलने वाला था तो पहले कहती है मेरा हस्बैंड मेरा यूज कर रहा है, तो फिर तुम्हें इससे क्या। लुओ फैमिली की प्रॉपर्टी तो मिस्टर झाओ की प्रॉपर्टी के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर इसको चाहिए भी होगी तो मैं तो खुद ही इसको देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आखिरी मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है तुम इसके बहकावे में आ रही हो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तो कहती कौन किसको धोखा दे रहा है ये अच्छे से पता है। और जाने लगी थी बट वो उसका रास्ता घेर लेता है। अभी ना कभी तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा ही। बट वो उसके मार्केट चली जाती है मिस्टर झाओ की कार में बैठ के। इधर मिस्टर झाओ बेटा सोच रहा था कि मैं किंजी के साथ क्या करूं, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। तभी किंजी आकर कहती है हस्बैंड तुम अभी तक सोए नहीं, मेरा वेट कर रहे थे। नहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें मेरे साथ सोने की आदत हो गई हो। बट वो उसे उठाकर टेबल पर उठा लेता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सच में मुझे डिवोर्स ना देने का डिसाइड कर लिया है। और सोचता है फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो कहती है मैंने ऑलरेडी सोच लिया है, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। और डिवोर्स पेपर्स फाड़ देती है कि मिस्टर झाओ अगर मुझे बाद में पछतावा भी होगा ना, तुम कैसे भी करके मुझे अपने पास रोक लेना, मुझे बांध के रख लेना चाहे। मिस्टर झाओ कहता ठीक है मैं इस बात को सीरियस लेता हूँ। वो कहती है ठीक है हस्बैंड मैं तुम्हें चांस देती हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लगी थी। मिस्टर झाओ तो एकदम हैरान था और उसे उठा के लाके बेड पर पटक देता है। बट वो उसे पकड़ लेती है तो कहता है अब जल्दी से सो जाओ, मॉर्निंग में तुम्हें अपने डैड को हॉस्पिटल पे तो लेके जाना है। वो कहती कहीं तुम बहाने तो नहीं बना रहे। मिस्टर झाओ कहता अगर तुम अभी नहीं सोई तो फिर देख लेना मैं तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा। वो ब्लश करने लगी थी तो कहता अब जल्दी सो जाओ, कल बहुत काम है। और उसे ब्लैंकेट ढक के लेटाने लगा था कि आगे हमें बहुत मौके मिलेंगे, तो बड़ा खुश होती है। इसका मतलब मैंने आता तो अपने हस्बैंड को पटा ही लिया है। देन उसे हक करके सोने लग जाती है। मिस्टर झाओ भी उसे देखता हुआ स्माइल कर रहा था और कहता है गुड नाइट। मॉर्निंग में वो मॉम और न्यानन के साथ डैड को हॉस्पिटल लेके आती है। तो डॉक्टर पूछता है आप अपनी मेडिसिन तो ले रहे हो ना। तो मॉम जल्दी से डैड की मेडिसिन निकाल के देती है। तो पूछती क्या हुआ डॉक्टर, क्या मेडिसिन ठीक नहीं है। डॉक्टर कहता है ये मेडिसिन तो उल्टा ठीक करने के बजाय और ज्यादा इनको खराब ही कर रही है। अच्छा हो आप सही टाइम पर आ गए हो, वरना इनको बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब मैं ठीक वाली मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ, और ये वाली मेडिसिन बिल्कुल मत खाना। तो वो न्यू वाली मेडिसिन लेके डैड को लेके जाने लगी थी और कहती है डैड आगे से लूजा आपको कुछ भी खाने को दे तो सबसे पहले मुझे दिखाना। डैड कहते हैं क्या पता लूजा को भी ना पता हो इस बारे में। तो सोचती है मैं अभी एकदम से मॉम डैड को उस लूजा को सच्चाई नहीं बता सकती, वरना इनको शॉक लग जाएगा। धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट करना होगा, पहले डैड की कंडीशन ठीक हो जाए। इतने में लिन तियान को लेके आ जाते पैरों में गिर जाती है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तियान कहता है ग्रैंड पेरेंट्स मैं मरना नहीं चाहता। लिन कहती है भले ही लूजा आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, पर उसने इतने सालों से लुओ फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, तो आप लोग उसके बेटे को कैसे मरने दे सकते हो। तो मॉम जल्दी से तियान को उठाकर खड़ा करती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, डॉक्टर ने बोला तो है अगर इसके मैच का बोन मैरो मिल जाएगा तो ये बच सकता है। लिन कहती है तियान का बोन मैरो न्यानन के साथ मैच हो गया है, तो क्या ये तियान को बचा नहीं सकती। किंगसी अपनी बेटी न्यानन को पीछे कर लेती है। तो लिन कहती है मैं मानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मैं तुम्हें आगे परेशान नहीं करूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लो। किंगसी कहती है इस लाइफ में मैं किसी को भी अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। न्यानन सोचती है अगर मॉमी इसको बचाने को कहेंगी तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मॉम को सैड नहीं देख सकती। पर तभी किंगसी कहती है मेरी बेटी बिल्कुल भी इस तियान को मोर मैरो नहीं देगी।
अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नैना सोचती है मम्मी मुझे अपना बेबी बोल रही हैं और कहती है मम्मी। वो कहती है फाइनली तुमने मुझे मम्मी बोला। नैना बार बार मम्मी बोल रही थी तो कहती तुम रो क्यों रही हो। डोंट वरी, मम्मी अब हमेशा नैना को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगी। तो लिन शोर मचाने लग जाती है कि देखो सब लोग, ये फैमिली वाले मेरे बेटे को मारना चाहते हैं। तो लोग बोलने लग जाते हैं अच्छा ये लोग बायोलॉजिकल नहीं है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। डैड कहते तुम्हें शर्म नहीं है, नैना सिर्फ 4 साल की है, वो बोन मैरो कैसे दे सकती है। तो वही लोग कहते हैं अच्छा इस बच्ची का बोन मैरो लेना चाहते, कितनी बुरी है। लिन कहती है ये तुम्हारी रियल ग्रैंड डॉटर है और लूजा तुम्हारा अडॉप्टेड बेटा है इसलिए भेदभाव कर रहे हो। तो किंग्सी उसको थपड़ा मार के भड़का देती है मेरे मॉम डैड को ब्लैकमेल करना बंद करो, बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। लिन कहती है मैं तो बस अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। और नैना को पकड़ने लगी थी तो किंग्सी उसे पकड़ के धक्का मार के भड़का देती है। फिर क्या किंग्सी और लिन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगी थी। तभी वहां पर मिस्टर झाओ की एंट्री होती है और सोचता है ये नैना को प्रोटेक्ट कर रही है और भागकर जाकर लिन को धक्का मार के भड़का देता है। तो कहती चिंता मत करो हस्बैंड, मैं नैना को अच्छे से बचाऊंगी। वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। लिन कहती है मिस्टर झाओ तुम्हें क्या लगता है ये किंग्सी से लड़की कभी बदल सकती है। भूलो मत वेडिंग नाइट पे ये तुम्हें छोड़कर लूजाओ के पास चली गई थी और क्या पता ये कब दोबारा से बदल जाए। जैसे लूजाओ थोड़ा सा चांस देगा ये तुम्हें छोड़ देगी। तो किंग्सी उसको थप्पड़ मार के भड़का देती है और मैनेजर को ऑर्डर देती है इसे अभी कभी यहाँ से बाहर फेंको। तो मैनेजर के इशारे पे बॉडीगार्ड्स लिन और उसके बेटे को बाहर फेंक आते हैं। मिस्टर शाह सोच रहा था कि किंग्सी मेरी साइड ले रही है। इधर लूजा आकर लिन को कहता है मैंने तुम्हें कहा था पता करो किंग्सी कर रही है, पर तुमने जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो कहती है मुझे तो बस त्यान की फिक्र थी। तो कहता है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किंग्सी को सबसे ज्यादा लुओ ग्रुप की चिंता है। तो जब तक लुओ कंपनी मेरे हाथ में नहीं आ जाती हमें अच्छा बनने का नाटक जारी रखना होगा। पहले फैंग के बारे में पता करने चलते हैं। वो कहती है मैंने सुना है फैंग को डायनेस्टी का पॉकलेन पसंद है, तो चैरिटी ऑक्शन में हम उस प्रीशियस पॉकलेन को खरीद लेंगे ताकि फैंग से मिलने का मौका मिल जाए। तो कहता है ठीक है तुम जाके ले लेना। वो कहती है उसे खरीदने के लिए 50 मिलियन चाहिए होंगे। तो कहता है ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। उसके चाहते ही लूसा कॉल करने लगा था। किंग्सी न्यारन को ड्राइंग सिखा रही होती है। जैसे लूसा को कॉल आता है वो काट देती है, बट वो उसको मैसेज करता है तो वो कॉल उठा लेती है कि बकवास बंद करो वरना फोन काट दूंगी। लूसा कहता है नेक्स्ट वीक चैरिटी इवेंट होने वाला है तो मैं फैंग से मिलने के लिए चाह रहा हूँ, पर अभी मुझे पैसों की कमी है, क्या तुम मुझे 50 मिलियन दिला सकती हो। वो सोचती है पास्ट लाइफ में मैंने इसकी हेल्प की थी बट इसने मिस्टर शाह की इन्वेस्टमेंट खराब कर दी थी। ये मुझे दोबारा फंसाना चाहता है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और कहती है चैरिटी डिनर में जाना ठीक है। मिस्टर शाह उसके फोन पे बातें सुन लेता है तो कहती है तुम आ गए, न्यानन ने अभी पूरी पेंटिंग नहीं बनाई है। मिस्टर शाह कहता पेंटिंग बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं न्यानन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वो कहती है क्यों आज रात तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। बट मिस्टर शाह न्यानन को गोद में उठा के ले गया था। वो उसके पीछे भागती है पर वो तो न्यानन को अपने रूम में ले आया था। तो कहती है डैडी मुझे मम्मी के साथ सोना है, मम्मी मुझे स्टोरी सुनाएंगी। वो कहता है स्टोरी तुम्हें मैं भी सुना सकता हूँ। और स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने लग जाता है कि एक बार एक जिराफ था, पर तभी किंग्सी आकर बुक छीन लेती है। ये कैसी स्टोरी सुना रहे हो, इससे तो कहीं न्यानन को बुरा सपना ना आ जाए। और फिर उसको दूसरी स्टोरी सुनाने लग जाती है, एक बार एक लिटिल फॉक्स थी। न्यानन कहती है हाँ मम्मी ये वाली अच्छी है। किंग्सी उसको स्टोरी सुना रही थी और सुनाते सुनाते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। मिस्टर शाह उन दोनों को देख रहा था तो न्यानन को अच्छे से कवर कर देता है और किंग्सी के बाल भी पीछे कर देता है। तो सोचता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया है तो अगर तुमने अपना माइंड चेंज किया तो मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तुम्हें कैदी क्यों ना करना पड़े। फिर मॉर्निंग में किंग्सी नीचे आती है तो पूछती है मिस्टर शाह कहाँ है। तो वो कहती है वो घर पे नहीं है। मैडम क्या आप कहीं जा रही हो। तो कहती है हाँ मैं चैरिटी डिनर पे जा रही हूँ, अगर मिस्टर शाह आए तो उसको बता देना। और सोचती बड़ी अच्छी बात है, सुबह सुबह कहाँ चला गया। पर जैसे वो चाहती है मिस्टर शाह तो उसके पीछे से आता है। बटलर मिस्टर शाह को बताती है कि आपकी वाइफ चैरिटी ऑक्शन में गई है। तो वो सोचता है वो इस बात को छुपा नहीं रही और फिर अपने मैनेजर से कहता है चलो चैरिटी ऑक्शन में। वो कहती है पर बॉस आप तो पहले मना कर रहे थे जाने से। मिस्टर शाह कहता बॉस मैं हूँ या तुम हो, और जाने लगा था। तो मैनेजर सोचती है बॉस का तो कुछ समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट दिन में किंग्सी चैरिटी ऑक्शन में आती है। लिन कहती है तुम तो लूजाओ से बोलने से मना कर रही थी और अब उसके पीछे पीछे तुम्हें लाती हुई आ गई। किंग्सी उसे इग्नोर करती है और कहती है और तुम कचरे का ढेर हर जगह मिल जाती हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर मिसेस शाह बन के आई हूँ तो मेरे रास्ते से हटो। बाकी गर्ल्स कहती हैं ये तो किंग्सी है ना, सुना है इसका मिस्टर शाह से डिवोर्स हो गया है तो इसको उसने बाहर फेंक दिया होगा। किंग्सी कहते तुम लोग क्या है माउंटेन्स पे रहते हो जो तुम्हें पता नहीं है कि ये न्यूज तो कब से ब्लॉक हो गई है। मेरी और मेरे हस्बैंड में काफी अच्छी बनती है, तो तुम लोग होते कौन हमारे बारे में रूमर्स फैलाने वाले। लिन कहती है एक बार जब तुम्हारी लो कंपनी बैंकरप्ट होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा।
तभी लूजा होकर उसको थप्पड़ मार देता है, ये क्या बकवास कर रही हो। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। किंग्सी कहती है ये कहना क्या चाहती थी, तुम तो इस चैरिटी डिनर में लुओ फैमिली को बचाने के लिए आए थे ना। तो वो कहता है लिन की बकवास मत सुनो, ये पागला कुछ भी बोल दिया है, मैं लुओ फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहते हैं अच्छा है, मैं भी 50 मिलियन लेके आई हूँ, पर मैं ये तुम्हें अभी नहीं दे सकती, पहले फैंग से मिलना होगा। लिन के तुम्हारे कहने का मतलब क्या, ऑक्शन में तुम बिना पैसे लिए आई हो। तो लूजा उसको चुप करा देता है कि किंग्सी जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो किंग्सी ऑक्शन में चली जाती है। लिन लूजा का हाथ पकड़ने लगी थी। वो कहता है तुम अभी मेरा सारा भेद खोल देती, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट होता है। उस पॉकलैंड पीस का स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन था। लिन कहती है ये फैंग को बहुत ज्यादा पसंद है तो हमें इसको लेना ही होगा। पर तभी एक आदमी 20 मिलियन की बोली लगा देता है। लोग धीरे धीरे करके बोली बढ़ा रहे थे। लूजा कहता है 100 मिलियन, पर तभी किंग्सी कहती है 200 मिलियन। लोग हैरान थे, ये तो लूजा की सिस्टर है ना, तो उससे इसको कंपटीशन कर रही है। वो पूछता है ये क्या कर रही हो। तो सोचती है इस लूजा को जो भी चाहिए होगा वो मैं इसे लेने नहीं दूंगी। और कहती है मुझे ये काफी पसंद आ गया है इसलिए मुझे लेना है। वो कहता मैं तुम्हें बताया था मुझे इस पॉकलैंड को लेना होगा, तभी हमारी लुओ फैमिली बैंकरप्ट होने से बच सकती है। वो कहती है लुओ फैमिली में तो खुद ही पैसों की कमी है और तुम फालतू में पैसे खर्च करोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो मिस्टर झाओ के पैसों से ये खरीद रही हूँ और तुम्हें दे दूंगी, अच्छा नहीं है। वो सोचता है ये तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब इसके दिल में मैं अब भी हूँ और खुश होने लगा था। देन वो 200 मिलियन में खरीदने वाली थी तो होस्ट पूछती है इसकी पेमेंट कौन करेगा, क्या आप में और मिस्टर शाओ में अच्छी बनती है। तभी मिस्टर शाओ कर कहता किसने कहा, मेरी वाइफ से बनती नहीं है। और कहता आज मैं अपनी वाइफ पे पैसे खर्च करने आया हूँ। वो कहती है हस्बैंड तो जल्दी से मुझे 200 मिलियन दो। वो कहता है उसके कान में आगे से कुछ भी ऐसा मत करना वरना सबको गलत फहमी हो जाएगी कि हमारा डाइवोर्स हो गया। और अपना कार्ड स्वाइप करवा देता है। देन उसे 200 मिलियन में वो खरीद लिया था। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर शाओ के साथ चीयर्स करके ड्रिंक कर रही थी। मुझे पहले से पता था लूजा के पास इतने पैसे होंगे ही नहीं। मिस्टर शाओ कहता है फैंग के साथ जान पहचान के लिए अच्छी डील थी। तो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं ये करने चाह रही थी, क्या तुमने मुझ पर इन्वेस्टिगेशन किया। तो वो उसके नाक पे मार के कहता है ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना थी, मुझे तो बस अपनी वाइफ की केयर है कि वो कहाँ आ रही है। इनफैक्ट उसके मैनेजर ने बताया था कि लूजा इस पॉकलैंड को खरीदना चाहता है ताकि फैंग को इम्प्रेस कर सके। मिस्टर शाओ को पता था कि वो फैंग के साथ मिलके लुओ कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहता है। किंग्सी कहती है मेरी वजह से तुम्हें ये मौका मिल पाया है, तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए। बट वो उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसे किस करने लग गया था। किंग्सी तो एकदम हैरान थी, बट मिस्टर शाओ से कंट्रोल नहीं होता, वो उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। इधर लूजा और लिन डांस कर रहे थे और कहता है सोचा नहीं था मुझे इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा लिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा, आखिर तुमने मेरे बेटे तियान को जन्म दिया है। तो लिन खुश होकर उसे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में लूजा खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है और उसे कॉल करता है कि तुम कब वो लेके आओगी। वो कहती है मैं तो ट्रैफिक जाम में फंस गई हूँ, इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ। वो कहता है अगर टाइम पे नहीं आए तो फैंग गुस्सा हो जाएगा और हमारी लुओ फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहती है हाँ मैं समझ गई और सोचती है लूजा आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। तभी वो कार लेके वहाँ पे आती है तो वो उसे बॉक्स लेने लगा था, बट वो देती नहीं कि क्या तुम सच बोल रहे हो, लुओ फैमिली के लिए फायदे के लिए यूज करोगे। वो कहता और नहीं तो क्या। तो वो उसको बॉक्स पकड़ा देती है। तो सोचता है अब से लुओ ग्रुप मेरा हो जाएगा और लेके चला जाता है। इधर मैनेजर आकर मिस्टर झाओ को बताती है कि आपकी वाइफ वो पॉकलैंड लूजा को दे आई। लूजा उस पॉकलैंड को फैंग को गिफ्ट कर देता है कि अब तो तुम मेरे साथ मिलके लुओ कंपनी को बैंकरप्ट करोगे, उसके बाद हम झाओ ग्रुप को भी हड़प लेंगे। पर फैंग तो चिल्ला के पड़ता है तुम मेरे पास फेक पॉकलैंड लेके आए हो। मैनेजर के बोलने के बावजूद मिस्टर झाओ बड़ा कैजुअल बैठा था। तभी किंग्सी आके बताती है कि मैंने फेक वाला लूजा को दे दिया है। वैसे वो फेक वाला भी तुमने कहाँ से ढूंढा था, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। लूजा हैरान था ये फेक कैसे हो सकता है। तो फैंग कहता है क्योंकि रियल वाला ऑलरेडी मेरे पास है। इनफैक्ट मिस्टर झाओ ने पहले ही फैंग को वाला दे दिया था। तो फैंग लूजा को अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर बाहर फेंकवा देता है और उसे पता चल गया था कि किंग्सी ने उसका पोपट बना दिया और तो और अब उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा। लूजा बहुत गुस्से में था और कहता है तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा और किसी को फोन करता कि बैंकरप्ट कर दो। इधर ये दोनों चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे और नियान्या चीयर्स करके जूस पीती है और पूछती है मम्मी आज के कोई स्पेशल डे है। वो कहती है आज तुम्हारे मम्मी डैडी आपस में मिल गए हैं। किंग्सी मैनेजर से कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं रियल वाला उस नमूने को दे दूंगी ताकि वो फैंग के साथ मेरी फैमिली को हर्ट करे। मैनेजर कहती है ओ हस्बैंड वाइफ मिल गए हैं और बढ़िया बोल के चली जाती है। तो किंग्सी उसको कॉलर पकड़ के खींच लेती है, अब से हम दोनों सीक्रेटली साथ में मिले हुए हैं, ठीक है हस्बैंड। तो वो उसे टेबल पर गिरा लेता है। क्या हमारे बीच में सिर्फ इतना सही है, मैं तो उससे ज्यादा हूँ। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। और फिर वो नियान्या से पूछता तुम क्या चाहती हो। वो कहती मैं चाहती हूँ मम्मी की सारे विशेष कंप्लीट हो जाएं। और वो दोनों फिर से चीयर्स करके पीते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसको हक करके सो रही थी। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग मिसेस झाओ।
वो भी कहती गुड मॉर्निंग हस्बैंड, तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और कहता चलो जल्दी से उठते हैं, नैना को ब्रेकफास्ट भी करवाना है। पर तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है, तुम्हारा भाई के पागल हो गया है, उसने बैंकरप्टेंसी का डिक्लेयर कर दिया। वो कहती है डैड आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ, मैं आपकी जिंदगी भर की कमाई को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तभी मिस्टर शाह उसको ट्रांसफर पेपर देता है, तो कहती है तुम मुझे अपने शेयर्स क्यों दे रहे हो। वो कहता है हम कपल हैं, जो भी मेरा सब तुम्हारा ही तो है, अगर तुम्हारे शेयर्स उस लूजा से ज्यादा होंगे तो तुम लूओ ग्रुप को अपने अंडर में कर सकती हो। तो वो खुश होकर उसको हक कर लेती है, हस्बैंड तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो। तो कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमेशा प्यार करता रहूंगा। और सोचता है मैं तुम्हें दोबारा से वही वाली गलती नहीं करने दूंगा। सारे बोर्ड मेंबर्स गुस्सा थे, इस बैंकरप्सी से तो हमें लॉस हो जाएगा, अब तो लगता है हमें मिस्टर झाओ से हेल्प मांगनी पड़ेगी। लूसा कहता है तो मैं क्या यहाँ पर शो पीस के लिए बैठा हूँ। और बैंकरप्सी डिक्लेयर करने वाला था, तभी वहाँ पर किंगसी आ जाती है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे उसी को ऑर्डर माना जाएगा ना। लूसा कहता है मिस्टर झाओ ने सिर्फ 10% शेयर्स खरीदे हैं, इससे तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। वो कहते तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरे पास दो ग्रुप के 30% शेयर्स हैं, तो इस हिसाब से मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हुई। लूजा तक तुम हैरान था, तुम्हारे पास इतने शेयर्स कहाँ से आए। इनफैक्ट किंगसी ने पहले वो सीक्रेटली बाय कर लिए थे। तो कहता भले तुम्हारे पास 31% शेयर्स हैं, पर मेरे पास भी 32% है। वो हैरान थी कि मैं अपने डैड की मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। तभी मिस्टर झाओ की एंट्री होती है, मेरी वाइफ कैसे हार सकती है। साथ में उसके डैड भी आ गए थे और लूजा पे चिल्ला के पड़ते हैं। तो कहता है ये सब आपकी बेटी और सनी लॉ की वजह से हुआ है। तो डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं, इवन उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वो कहता है अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया तो मुझे नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। लो ग्रुप को मैंने अंदर से खोखला कर दिया है, यानी ये बर्बाद हो गया। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे बस कुत्ते की तरह ट्रीट करा था, जबकि किंगसी को अपनी रियल बेटी की तरह। और तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगा। इतने में लेना अगर कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फौरन चाह रहे हो। तो कहता मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें कौन सा मैंने कभी सीरियस लिया है। लिन कहती इसका मतलब इतने सालों से तुम मेरा यूज कर रहे थे, हमारे बेटे तियान का क्या होगा। इनफैक्ट मिस्टर शाह अपनी मैनेजर के साथ वहाँ पे आया था, जो उसको बताती है कि हम तुम्हारे बेटे की जान बचा सकते हैं, उसके लिए मैचिंग का बोन मैर ढूंढ देंगे, पर तुम्हें बदले में लूजा ने जो कांड किया उसके बारे में भेद खोलना होगा। वो मना करने लगी थी कि मैं उसको धोखा नहीं दूंगी। तो मिस्टर शाह कहता है वो तुम्हें बिना बताए फौरन चाह रहा है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। तो वो उससे कहती है तुम्हें अपनी बेटी की लाइफ से ज्यादा पैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो पेन उठाकर उसकी गर्दन में घुसा देता है। सब लोग हैरान थे, पर लूजा तो पूरा पागल ही हो गया था और पेन उठा के डैड की गर्दन पे रख लेता है कि अगर कोई पास आए तो उस बुढ़े को टपका दूंगा। किंग्स उससे रोकती है, डैड को कुछ मत करना, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उनकी जगह मुझे पकड़ लो। डैड उसको मना कर रहे थे, तो वो पेन उठाकर डैड को छोड़ के किंग्सी के मारने वाला था, बट मिस्टर शाह से बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके चोट लग गई थी हाथ में। तो डॉक्टर उसकी पट्टी बांध देता है कि इनका ध्यान रखना। वो कहती है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए। वो कहता बस करो वाइफ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ठीक हो, मेरे लिए ये काफी है। इस बार तो वो लूसा बच के भाग गया, पर अगली बार हम उसे पक्का पकड़ लेंगे। वो कहती मैं बस चाहती हूँ तुम, मेरे पेरेंट्स और न्यानन ठीक रहे, मेरे लिए और चीजें मैटर नहीं करती। तो कहता है हमें कुछ नहीं होगा और उसे हक्का लेता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट पकड़ के बैठी थी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहता नहीं, तो थोड़ी सी चोट है। वो कहती तुम हंस रहे हो इतने के बावजूद भी। तो कहता और नहीं तो क्या, इस चोट की वजह से तुम मेरा इतना ध्यान जो रख रही हो। तो उसके मारती है आगे से खुद को हर्ट मत होने देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब लेट हो गया, जाके शावर ले आओ। तो कहता है मेरे हाथ में चोट लगी, मैं कैसे नहाऊंगा, अब तो लगता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहती मैं नहीं लाऊं, ठीक है कर देती हूँ। और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। तो कहता है एसी बंद है क्या, तुम्हारा फेस इतना गर्म क्यों हो रहा है। तो कहती है किसने कहा कौन गर्म हो रहा है, तुम चुपचाप शावर लेके आओ। और उसे धक्का मार के भगा देती है। तो सोचती है मुझे हो क्या गया है, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ। तभी मिस्टर शाह से अंदर से आवाज मारता है आके मेरी हेल्प करो। वो जैसे जाके वॉशरूम का गेट खोलती है तो हैरान, क्योंकि मिस्टर शाह बिना शर्ट के खड़ा था। वो अंदर अंदर खुश होने लगती है। तो कहता है मेरे जरा बाल सुखा दो। फिर उसके बाल सुखाने लग जाती है। तो कहता है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपना हो। तो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रखवा लेती है, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्या तुम्हें अभी ये सपना लग रहा है। मिस्टर शाह तुम्हें पता भी है कितना डेंजरस हो सकता है। वो पूछती क्या मतलब। तो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है कि इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, और उसे किस करने लगा था। तो कहती तुम्हारा हाथ। तो कहता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, क्या तुम मुझे अब किस करोगी। वो कुछ बोलने लगी थी तो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है कि अब कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। मॉर्निंग में उठ के आती है तो बटलर बताती है कि बॉस ने बोला आपके लिए कुछ टॉनिक बना दूं, लगता है आपने कल रात बहुत मेहनत की है। वो कहती मेरे हस्बैंड के भी तो चोट लगी, उसके लिए भी कोई अच्छा सा बना देना। क्यों ना तुम्हें मुझे सिखाओ, मैं उसके लिए खुद बनाना चाहती हूँ। इतने में नैनन भाग कर आती, मम्मी क्या आप मेरे लिए राइस बनाओगी। वो कहती है इस बार मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे डैडी को इम्प्रेस कर लूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो किचन में धड़ाधड़ खाना बनाने पे लगी हुई थी, पर इससे उसका हाथ चल जाता है।
बटलर कहती है मुझे बनाने दो, तो कहती नहीं नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। फिर जैसे से करके बटलर और न्यान उसको समझाती हैं कि तुम जाके रेडी हो जाओ, तब तक खाना बना देंगे। नेक्स्ट सीन में वो खाना लेके ऑफिस में आती है मिस्टर शाओ के, तो मैनेजर उसको खाना दे रही थी, पर जैसे उसे देखती है एकदम से खाना लेके वहां से भाग जाती है। किंगसी कहती है लगता है तुमने खाना ऑलरेडी खा लिया है। मिस्टर शाओ कहता है कहाँ खाया है, तुम्हें कैसे यहाँ पे आने का टाइम मिल गया। तो कहती है मैंने कुछ ज्यादा बना लिया था, मुझसे पूरा खाया नहीं गया इसलिए मैं ले आई, सोचा वेस्ट करने से अच्छा किसी को दे दूं। मिस्टर शाओ कहता बस भी करो, अब गुस्सा मत करो, अब से मैं ऑफिस का खाना नहीं खाऊंगा, रोज तुम्हारे साथ ही खाना खाने आया करूंगा। वो कहती है तुम्हें अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो कहती क्या कहा तुमने, तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। अब जब वाइफ को इतना सुनना पसंद है तो फिर मैं आज रात को अपनी वाइफ को अच्छे से इम्प्रेस करूंगा और बेड पे उसे इतनी बार वाइफ बोलूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा। तो कहती है कैसी बातें कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं, चुपचाप खाना खा लो। तो कहता है जो मेरी वाइफ कहेगी मैं वही करूंगा ना। जैसे वो लंच बॉक्स ओपन करने लगी थी तो पूछता तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, मुझे सही से खाना बनाना नहीं आता ना। वो उसका हाथ पकड़ लेती तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहती है हाँ बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से फूक मार दो। वो फूक मारता है, ये तो अब भी लाल है। उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगा था, तो कहती है इतनी चोट के लिए थोड़ी ना कोई हॉस्पिटल जाता है। उसे आँच छुड़ाने लगी थी पर एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। तो कहती तुम सीरियस नहीं हो सकते, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मिस्टर शाओ कहता मुझे खाने की नहीं किसी और चीज की भूख लगी है और तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसे पकड़ के किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शाओ बैठा वही किसके सीन याद करके बड़ा खुश हो रहा था। वो कहते हैं हस्बैंड चलो डेट पे चलते हैं। इनफैक्ट मिस्टर शाओ अपनी ऑफिस की मीटिंग में होता है, बट वो अभी भी उस किस के बारे में सोच सोच के खुश हो रहा था। तो सारे एम्प्लॉयज हैरान थे कि बॉस को क्या हो गया। मिस्टर शाओ कहता मीटिंग पूरी हुई, अब सब भागो यहाँ से। उसकी मैनेजर पूछती है कि बॉस आज आपका ध्यान नहीं था। वो कहता तुम्हें दिख नहीं रहा आज मैं कितना खुश हूँ, आज मेरी वाइफ मुझे डेट पे लेके जाएगी, तो तुम जाकर जल्दी से जो मैं रिंग खरीद के लाया था ना उसको ले आओ पैक करके, आज रात में उसी को यूज करूंगा। और खुश होकर जाने लगा था। मैनेजर कहती है बॉस की तो ऑलरेडी शादी हो गई उनकी वाइफ से, तब भी डेट पे जाने पे इतना खुश हो रहे हैं। फिर वो उसको ड्रेसेस दिखा रही थी कि आप कौन से वाले कपड़े पहनोगे, बट वो सब मना कर रहा होता है। तो कहती है सिर्फ डेट ही तो है, शादी थोड़ी ना है जो बॉस आप इतना सीरियस ले रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं मेरी वाइफ मुझे पहली बार कहीं लेके जा रही है, तो मुझे हर चीज का ध्यान रखना होगा। तो कहती है बॉस तो लग रहा है प्यार में पगला गए हैं। और फिर उसको रिंग बॉक्स निकाल के देती है जिसे देख के वो बड़ा खुश हो रहा था। जैसे वो रात को बाहर आती है मिस्टर झाओ खड़ा था, तो पूछती है तुम अंदर क्यों नहीं आए। वो कहता आज तुम काफी डिफरेंट लग रही हो। तो पूछती कैसे डिफरेंट। तो कहता बहुत सुंदर लग रही हो। वो कहती तुमने ये चीजी लाइंस कहाँ से सीखी है, ऐसे तो फ्लर्ट नहीं होता। उसे पकड़ के क्लोज कर लेती है, फ्लर्ट ऐसे होता है, तुम्हें यही चाहिए ना। और उसे किस करने लगी थी कि तुम आज सच में काफी अलग लग रहे हो, देखा इससे तुम कितने एक्साइटेड हो गए, आगे से ऐसे फ्लर्ट करना। फिर उसको ठंड लग रही थी तो अपना ब्लेजर निकाल कर उड़ा देता है। तो वो उसे पूछती है एक बात बताओ तुम मुझे लाइक क्यों करते हो इतना, ना तो मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मुझ में कुछ खास बात भी नहीं है, हमेशा गुस्से में रहती हूँ और चिड़चिड़ाती रहती हूँ, फिर तुम मुझे इतने टाइम से लाइक क्यों करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हर लड़के के साथ ऐसा करते हो। मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ कहता है हर लड़की मिसेस शाओ नहीं बन सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही स्पेशल ट्रीटमेंट करता हूँ क्योंकि तुम किंगसी हो। देन हम पास्ट में देखते हैं जब मिस्टर शाओ की ग्रैंडपा की डेथ हुई थी बचपन में, तो बहुत ज्यादा रो रहा था। तो एक बच्ची ने आके बोला था तुम सैड मत हो, तुम्हारे ग्रैंडपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम उन्हें मिस करो तो स्टार्स में उनसे बातें कर लेना। और उसको एक हैंकी पकड़ा दिया था। किंगसी उस रिंग को देख के बड़ा ही खुश हो रही थी जो मिस्टर शाओ ने उसे पहनाई थी। और हमें पता चलता है कि मिस्टर शाओ तब से उसे पसंद करता आ रहा है। वो कहती है मैंने अभी भी लूसाओ को देखा। वो कहते चिंता मत करो, अगर वो कंट्री वापस आ भी गया ना तो मुझसे बच नहीं पाएगा। तो कहते मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। तो मिस्टर शाओ कॉल करता है जल्दी से लूसाओ को पता लगाओ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर शाओ ने उसको बता दिया था कि वो बचपन से लाइक करता आ रहा है। तो बड़ा ही खुश होती है कि तुम्हारा मुझ पे इतने सालों से क्रश था, पर मैंने तुम्हें धमकी दी कि मैं तुम्हारे लू ग्रुप को बैंकरप्ट कर दूंगा ताकि तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हें अपने पास रखने का, इस वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गई थी। तभी वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि कुछ मत बोलो, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो वो उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है और रिंग पहना देता है। किंगसी ने भी हाँ कर दिया था तो उसने उसके हाथ पे किस कर लिया था। फिर जब किंगसी को पता चलता है कि लूजा वापस आ गया तो कहती है वो पक्का मेरे पेरेंट्स के पास गया होगा। तभी उसे लूजा को कॉल आता है और कहता है कितने टाइम से मिले नहीं है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे हाथ में हैं। वो कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। वो कहता नहीं नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है, मॉम डैड बोल रहे थे कि हमारी बेटी को मत बुलाओ, तुम्हें हमसे बदला लेना तो हमसे ले लो। वो कहता नहीं मैं तुम्हारी पूरी लुओ फैमिली को बर्बाद करूंगा। और उसे कहते जल्दी आओ वरना तुम लास्ट बार अपने पेरेंट्स को देख भी नहीं पाओगी। डैड कहते हैं तुम मत आना, तो वो डैड को मारने लगा था और कहता है अगर तुमने पुलिस बुलाई तो ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। वो दोनों भागकर वहां पे आते हैं। मिस्टर शाह उसको समझाता है कि तुम इनको छोड़ दो, हम भी तुम्हें जाने देंगे। वो कहता मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी दया की जरूरत है ही नहीं, अगर इनको बचाना है तो घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो। किंगसी मना करती है
बट वो चाकू से अटैक करने वाला था तो मिस्टर झाओ कहता ठीक है और घुटनों पर बैठने लगता है। किंग्सी कहती है इसका मिस्टर झाओ से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें घुटनों पर चाहिए ना, ठीक है मैं घुटनों पर बैठती हूँ। वो कहता तुम तो मिस्टर झाओ से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी हो। तो कहती हाँ, क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो प्यार का मतलब पता ही नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें पिछले 20 सालों से पाला है पर तुमने उनको ये सिला दिया। पर लूजा तो पूरा सनक गया था और चाकू से उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिस्टर झाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और किंग्सी भागकर जाकर पेरेंट्स की रस्सी खोलने लगी थी। मिस्टर झाओ और लूसाओ में फाइट होने लग जाती है क्योंकि लूसाओ के हाथ में चाकू था जिसकी वजह से मिस्टर झाओ के हाथ में कट भी लग गया था। जैसे वो उसके चेस्ट में चाकू घुसाता है, किंग्सी डरने लगी तो मिस्टर झाओ की चिंता होती है पर मिस्टर झाओ से फाइट करके उसे ऊपर से नीचे बुड़का देता है। मिस्टर झाओ की आइस बंद होने लगी थी तो उसे पकड़ लेती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आती होगी। बट वो कहता रो मत और उसकी आइस बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में था और किंग्सी उसका ध्यान रख रही थी। इतने में नैना चाहती है मम्मी रो मत, डैडी पक्का उठाएंगे। और उसके पेरेंट्स भी आ गए थे कि तुम कितने दिनों से मिस्टर झाओ का ध्यान रख रही हो और तुमने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहती नहीं, जब तक मिस्टर झाओ नहीं उठेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मॉम डैड आप नैना को ले जाइए, उसका ध्यान रखना, मैं अपने हस्बैंड के पास रुक के उसका ध्यान रखूंगी। और रोने लग जाती है कि मैं सच में एंडिंग चेंज नहीं कर पाई। तभी मिस्टर झाओ की फिंगर हिलने लगती हैं तो कहती है हस्बैंड तुम उठ गए। तो किंग्सी से बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बात एक बार नहीं हजारों बार बोल सकती हूँ। तो वो उसको टच करने लगा था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर झाओ बिल्कुल ठीक हो गया था और वो कंपनी छा रही होती है। तो कहता है क्या तुम सच में जाओगी। तो कहती है अब मुझे भी तो पैसे कमाने हैं, अगर मैं कंपनी जाऊंगी तो फैमिली के लिए पैसे कौन कमाएगा। नैनन कहती है पर डैडी ने बोला है कि उनके पास बहुत पैसे हैं कि अगर हम यूज करने बैठ गए तब भी नेक्स्ट लाइफ तक खत्म नहीं होंगे। वो कहती है मैं खुद से और भी कमाना चाहती हूँ और जाने से पहले मिस्टर झाओ की गाल पे किस करती है तो नैनन अपनी आइस कवर कर लेती है। नैनन कहती है डैडी मम्मी तो भूल ही गई, उनका बर्थडे आज। वो कहता कोई बात नहीं, हम उनके लिए सरप्राइज रखेंगे। फिर जैसे वो घर पे आती है सब लोग उसको सरप्राइज देने के लिए खड़े थे और उसको फ्लावर बुके देके बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। वो सबका थैंक यू करती है, इवन नैनन भी उसको फ्लावर बुके देती है। तो पूछती तुम्हारा डैडी कहाँ है। तो नैनन उसको बहुत बड़े से बॉक्स के पास ले जाती है कि मम्मी डैडी ने और मैंने मिलके आपको गिफ्ट दिया है। वो जैसे उस बॉक्स को ओपन करती है उसमें से मिस्टर झाओ केक लेके निकलता है और बैलून्स निकल रहे थे। वो कहता है हैप्पी बर्थडे वाइफ। वो कहती है थैंक यू हस्बैंड। तो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हर बर्थडे पे। और कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो मैं ही हूँ ना, अब से तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी है। वो हंसने लगी थी। देन उसके फोरहेड पे किस करता है, सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और वो लोग साथ में हमेशा खुश रहने लगे थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।